ईटा प्लस 1, ये m चला गया, f कॉमन आ गया, यहां से आ जाएगा ईटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई आर अपॉन ईटा प्लस 1। तो f इज इक्वल्स टू f इंटू ईटा माइनस एक्स बाई आर अपॉन ईटा प्लस 1। यह आ गया फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन। अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग जो माने थे वो ठीक था कि नहीं था। इसको थोड़ा हटा रहे हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, इसमें से ईटा कॉमन ले लेते हैं, तो ईटा इंटू एफ 1 माइनस एक्स अपॉन ईटा आर अपॉन ईटा प्लस 1। अब समझना, यह आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू। इफ ये वाला जो क्वांटिटी दिख रहा है इसको देखना, इफ x इज लेस देन ईटा आर, अगर x का वैल्यू ईटा आर से छोटा है तो ये वाला वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 से छोटा मतलब ये पॉजिटिव आएगा, तो फ्रिक्शन आया पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन माने थे वो ठीक था कि फोर्स इधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। इफ x इक्वल टू ईटा आर, अगर x का वैल्यू ईटा आर के बराबर हो गया तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 1 और फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब तुम F लगाए यहां पर, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन 0 है, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग कर रहा है। और तीसरा बात, इफ x इज ग्रेटर देन ईटा आर, अगर x का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगा और फ्रिक्शन आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। फ्रिक्शन नेगेटिव आने का मतलब है जो डायरेक्शन माने थे उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है। डायरेक्शन ये माने थे तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर, मतलब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। तो यहां से एक बात दिख रहा है कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में भी लग सकता है और फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, डिपेंड कर रहा है कि तुम ये x कितना लिए हो, किस हाइट पर फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये ईटा आर वो क्रिटिकल पॉइंट है, ईटा आर पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन 0, उससे नीचे लगा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स के पीछे, और उसके ऊपर लगा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये ईटा आर कौन सा डिस्टेंस हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा। ईटा वो वाला फैक्टर हो गया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ रहा है, मतलब अगर ये क्वांटिटी डिस्क, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्क है तो डिस्क के लिए ईटा का वैल्यू 1/2, तो ईटा आर मतलब यहां से r/2। r/2 पर अगर ये डिस्क है, r/2 पर फोर्स लगाएंगे तो बिना फ्रिक्शन के ही रोलिंग हो सकता है। इससे ऊपर लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इसके नीचे लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही ये ईटा आर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लोकेशन पर आएगा। इस पॉइंट से ईटा आर वाले पॉइंट से फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ईटा आर पर 0, ईटा आर के ऊपर अलग है और ईटा आर के नीचे अलग है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का, ये एक मैथमेटिकली तो ये बात आ गया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अब इसके पीछे का फिजिक्स समझते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन ये बात अब अपने को ध्यान रखना है कि ईटा आर पे फ्रिक्शन 0, ईटा आर से नीचे लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ईटा आर से ऊपर लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। अब ऐसा होने का कारण समझो। फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखते हैं, तो ये अपने आप बता देगा कि किधर लगना चाहिए। तो देखना,
हम लोग एकदम यहां से बॉटम से शुरुआत करते हैं। मान लो हम यहां कहीं फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो, मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो बिना फ्रिक्शन के क्या हो रहा है। अगर बिना फ्रिक्शन के स्लिपिंग हो रहा है तो वो स्लिपिंग रोकने के लिए आ जाएगा। अभी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे ए आगे की तरफ सेंटर का, और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है सेंटर के अबाउट, देखो तो अल्फा इसके पास इस तरीके से आएगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से भी अल्फा आर आगे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट आगे भागना चाहता, ग्राउंड तो रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, पीछे। तो नीचे में हम कहीं भी लगाएंगे ए आगे की तरफ और अल्फा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा, रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे। अब मान लो हम एग्जैक्टली सेंटर पर फोर्स लगाए, यहां नीचे कहीं भी लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा होगा। एग्जैक्टली सेंटर पर लगाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेंटर पर लगाएंगे तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसके पास एक्सेलरेशन ए आएगा, अल्फा आएगा ही नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो इसका। तो बिना फ्रिक्शन के देखेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो इसके पास ए आगे की तरफ, अल्फा आर का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये पॉइंट आगे भागना चाह रहा है, अगेन रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ। इसके बाद मतलब बॉटम से लेकर सेंटर तक तुम जहां भी फोर्स लगाओगे जिस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में आ जाएगा। अब इसके ऊपर चलते हैं, सेंटर से ऊपर अगर हम पहुंचे तो बिना फ्रिक्शन के सिचुएशन क्या है, इसके पास एक्सेलरेशन आगे की तरफ और अल्फा ऐसे क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ और अल्फा आर पीछे की तरफ। तो अब इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए माइनस अल्फा आर। अब हो सकता है कि ए माइनस अल्फा आर नेट इसी डायरेक्शन में आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि ए माइनस अल्फा आर जीरो हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ए माइनस अल्फा आर नेगेटिव आ जाए, मतलब अल्फा आर जो है वो ए से ज़्यादा हो, तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा। तो समझना क्या है कि जब हम इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर गए तब टॉर्क लगना स्टार्ट हुआ, और जितना ऊपर जाएंगे टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, F इंटू एक्स। तो जब थोड़ा सा ऊपर गए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए हैं, जरा सा ऊपर सेंटर से, तो अभी थोड़ा सा टॉर्क आया है, थोड़ा सा टॉर्क आया है, तो अल्फा भी जरा सा आया है, अल्फा जरा सा आया है, तो ए माइनस अल्फा आर अभी पॉजिटिव ही है, मतलब ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर है। तो अगर ए ग्रेटर देन अल्फा आर है तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। जैसे अभी तुम थोड़ा सा ऊपर गए हो इसलिए अल्फा आर कमजोर है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे अल्फा आर बढ़ते जाएगा, ए तो उतना ही रहेगा एफ बाई एम के बराबर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे अल्फा टॉर्क बढ़ते जाएगा तो अल्फा बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आया कि तुम इतना ऊपर जा चुके हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है ए माइनस अल्फा आर, तो ए इक्वल टू अल्फा आर हो चुका है। इतने पे लगा रहा कि टॉर्क इतना आया, इतने हाइट पे हो कि टॉर्क इतना आया कि अल्फा इतना प्रोड्यूस कर दिया कि ए इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब ए इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई हो ही रहा है बिना फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्रिक्शन बोलेगा अपना काम यहां पर नहीं है, और फ्रिक्शन जीरो। एंड इफ
ए इज लेस देन अल्फा आर, मतलब अब तुम इससे भी ज्यादा ऊपर चले गए तो टॉर्क और बढ़ेगा और अल्फा और बढ़ेगा। ए आगे की तरफ और अल्फा ऐसे, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए माइनस अल्फा आर लिख रहे थे। अब हो गया है कि अल्फा आर इज ग्रेटर देन ए, तुम इतना ऊपर चल गए कि अब टॉर्क ज़्यादा लगा और अल्फा आर का वैल्यू ए से ज़्यादा हो गया, तो अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो ए माइनस अल्फा आर दिख रहा है ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया। तो इस तरफ हो गया तो ये पॉइंट इधर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग इधर ही दिखा देते हैं। अब ये अल्फा आर माइनस ए इस तरफ हो गया है, तो फ्रिक्शन ऐसे आगे की तरफ लग रहा है। तो बॉटम से लेकर सेंटर तक सिचुएशन वही है कि जिधर फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उसके पीछे, फिर ऊपर जाओगे तो कुछ डिस्टेंस तक फोर्स जिधर लगाओगे फ्रिक्शन उसके पीछे, एक सर्टेन हाइट पर जीरो और उसके बाद आगे। और उसका लॉजिक हम लोग ये देखें कि ये हो रहा है, और ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग हुआ है, ये वाला चीज हुआ है x इक्वल टू ईटा आर पर। ईटा आर से ज्यादा पर ये सिचुएशन और ईटा आर से कम पर ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अब हम लोग ये रिजल्ट याद रखेंगे और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब दोनों बात हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि एक्सेलरेटेड रोलिंग के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, और दूसरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, मतलब बिना फ्रिक्शन के भी एक्सेलरेटेड रोलिंग पॉसिबल है अगर फोर्स ईटा आर पर लग रहा हो। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक रिंग है, मास m रेडियस r, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं, रफ सरफेस है। फाइंड एक्सेलरेशन of the center and friction force acting on the ring। रिंग पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना है रिंग के सेंटर का। तो रिंग के लिए पहले फ्रिक्शन देखते हैं कि कहां लग रहा होगा। फॉर रिंग ईटा का वैल्यू 1 होता है, तो ईटा आर इज इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स यहां से आर डिस्टेंस पर, मतलब ईटा आर पे लग रहा है, तो एग्जैक्टली ईटा आर पे लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो जीरो है। और कोई अगर ये बात नहीं भी चेक करता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, तुम फ्रिक्शन किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो और वो तीनों इक्वेशन लिख लो, F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का लिख लो, फ्रिक्शन तुम्हारा जीरो आ ही जाएगा। लेकिन हमको यहां से डायरेक्टली समझ में आ रहा है क्योंकि रिजल्ट पता है। तो अब इसके पास एक्सेलरेशन ए और ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हमसे खाली ए पूछा था, हो गया, ए तो आ गया। नेट फोर्स F, फ्रिक्शन तो जीरो है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो अल्फा भी पूछ लेता, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इसके अबाउट टॉर्क देखे तो F इंटू आर
रिंग है तो mr स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू f अपॉन mr, या तुम ये भी बोल सकते थे कि a इक्वल टू अल्फा आर होता है। रोलिंग कर रहा है तो भाई a इक्वल टू अल्फा आर होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग। एक बात यहां पर गिवन है, देयर इज नो स्लिपिंग। मतलब ये बोल दिया कि रोलिंग हो रहा है, ये बात क्वेश्चन में गिवन होगा कि देयर इज नो स्लिपिंग या सफिशिएंट फ्रिक्शन है, खाली इतना बोल देगा। अगर खाली ये भी बोल देता है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मतलब नो स्लिपिंग, तो मतलब रोलिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ए निकाल लिए थे, तुमको पता है कि रोलिंग हो रहा है, तो ए इक्वल टू अल्फा आर करके भी अल्फा निकाल सकते थे। तो खैर जैसे भी, हम लोग को पता है अपने पास वो 3 इक्वेशन है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे यही रिंग है और इस बार फोर्स यहां पर इस तरह से लग रहा है F। सवाल वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग। अब यहां पर फ्रिक्शन वाला रिजल्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि वो तब था जब फोर्स जो है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट कर रहा था। ये सरफेस है, इसके पैरेलल फोर्स लग रहा होता तब के लिए वो रिजल्ट था। अब तो ऐसे वर्टिकल लगा दिया है या किसी एंगल पे लगा देगा, तो वो बात तो वैलिड नहीं है। लेकिन तरीका तो अभी भी वही है, एक्सेलरेटेड रोलिंग है, सॉल्व करना है तो 3 इक्वेशन, F इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा एंड नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? एक बात तो ये है ना कि किधर भी मान लो, फ्रिक्शन किसी भी एक डायरेक्शन में, राइट या लेफ्ट में मान लो, एक्सेलरेशन मान लो किसी एक डायरेक्शन में, और फिर सॉल्व कर लो। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि तुम सही माने हो या गलत माने हो। लेकिन हम लोग शुरुआत में ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को किधर लगना चाहिए। कैसे? बेसिक तरीका तो वही ना है। कौन सा? फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो। तो मान लेते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो रहा होता? यहां फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम ऐसे फोर्स अगर लगाएंगे तो खाली ये ऐसे रोटेट करेगा। इस पर टॉर्क आ रहा है, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स देने वाला ही नहीं है, तो ये आगे पीछे नहीं भागेगा, खाली ऐसे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला पॉइंट इधर भागेगा, ये पॉइंट इधर भागेगा, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे है। पता चल गया? फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो। ये गोल्डन लाइन है मैकेनिक्स में। तो फ्रिक्शन तो पता चल गया भाई, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, श्योर है। अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इस रिंग का एक्सेलरेशन किधर होगा? डेफिनेटली इधर ही होगा। हॉरिजॉन्टल में इसको एक्सेलरेशन देने वाला यही तो फोर्स है। तो पक्का है कि रिंग ऐसे, ए ऐसे है और ये अल्फा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये ए हो गया और ये अल्फा। अल्फा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों? क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ए अगर आगे की तरफ हो गया तो अल्फा आर पीछे की तरफ होना चाहिए, तभी तो 0 हो पाएगा। तो डेफिनेटली अल्फा ऐसे ही आया होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अज्यूम कर लिए। अब 3 वेरिएबल है, चालू हो जाते हैं इक्वेशन लिखना। सबसे पहले F इक्वल टू ma,
तो इधर F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा इसके अबाउट, तो कैपिटल F का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज F इंटू आर, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस F इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो F माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा, और स्लिपिंग नहीं होना है तो A इक्वल टू अल्फा आर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। 1+2 कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, फ्रिक्शन साफ। F इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम आर अल्फा। आर अल्फा जो है वो A के बराबर है, तो F इज इक्वल्स टू 2ma, तो एक्सेलरेशन इज F by 2m and friction is ma, तो m इंटू F by 2m। ये आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू F by 2 के बराबर और एक्सेलरेशन F by 2m के बराबर। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेटेड रोलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी सिचुएशन कुछ अलग आएगा तो फ्रिक्शन देखने का यही तरीका है कि फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन को किधर लगना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में मान लो एक और चीज पूछ लिया जाए कि म्यू का वैल्यू यहां कितना होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो। तो ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर चुके होंगे, तो जब भी ये सवाल पूछेगा ना, जो अब पूछा जा रहा है, तो ये काम करने के बाद उस पर आएंगे। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रहा तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो पहले तो जो भी ए अल्फा फ्रिक्शन वगैरह निकालना है निकाल लिए। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई फ्रिक्शन जो है, स्लिपिंग नहीं होना है तो फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। फ्रिक्शन कितना लग रहा है अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए, F by 2, एफ एस मैक्सिमम म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना, mg तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये नॉर्मल, ये नीचे mg। y डायरेक्शन में देखोगे तो f प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया f माइनस एम जी। नहीं, एम जी माइनस एफ, तो f बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ। So mu should be greater than equal to f upon 2 mg minus f। म्यू का वैल्यू हमेशा इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो म्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू f माइनस 2 mg माइनस f। इतना कम से कम म्यू का वैल्यू होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में म्यू पूछेगा तो पहले अपना फ्रिक्शन वगैरह कैलकुलेट कर लो और फिर ये वाला कंडीशन लगा दो। कुछ और प्रॉब्लम देखा जाए रोलिंग में। ये एक डिस्क है, इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है,
इस पर फोर्स F लगा रहे हैं, इसका मास m, रेडियस r, और जो प्लैंक है इसका मास है 2m। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड center of the disk given no slipping at contact points। किसी भी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं हो रहा है। सॉल्व करते हैं। प्लैंक हॉरिजॉन्टल ही है, तो प्लैंक को ऐसे खींच रहे हैं। प्लैंक को जब ऐसे खींचेंगे तो ये प्लैंक आगे जाएगा और ये डिस्क ऐसे रोल होते हुए आगे जा रहा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डायनेमिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, एकदम बेसिक याद करो, हर बार वही करना होता है। सबसे पहले एक्सेलरेशन अज्यूम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके बाद इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन कौन सा, वही 3, F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा एंड नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन अज्यूम करते हैं। डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन a1, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है F और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। फ्रिक्शन कहां कैसे लग रहा है ये देखते हैं। फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो, अगर मान लो यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीधा आगे भाग जाता, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन यहां पीछे की तरफ, इस फ्रिक्शन को हम लोग F2 बोल देते हैं, तो इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ F2। अब एक ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा होगा, सोचो ग्राउंड से फ्रिक्शन कहां लगेगा, तुम बता सकते हो। ग्राउंड से फ्रिक्शन लगेगा, वैसे कोई हेडेक नहीं है, अगर हम गलत भी डायरेक्शन मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाता है, बट फ्रिक्शन वास्तविकता में यहां पर आगे लग रहा होगा। क्यों, इस पर देखो सरफेस के पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्क है, डिस्क के लिए ईटा आर का वैल्यू r/2 होगा, तो ये r/2 से तो ऊपर ही लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के